नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। इसके अलावा बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता भी कार्यक्रम में शामिल हुए। बीते 3.5 दशक में पहली बार किसी दल की सरकार रिपीट हुई है। वहीं अब शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न होने के बाद उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी राज की शुरुआत हो गई है। योगी सरकार में कई पुराने तो कई नए चेहरे शामिल किए गए हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि योगी की ये नई टीम हर क्षेत्र में यूपी को नंबर 1 बनाएगी। लेकिन यूपी को हर मामले में अव्वल बनने के लिए नई योगी सरकार के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। चुनाव पूर्व जनता से जो बड़े वादे किए गए थे, बीजेपी सरकार की वापसी के बाद अब इन्हें पूरा करने की कठिन परीक्षा है। योगी सरकार अपने वादों को किस तरह से पूरा करेगी और योगी सरकार 2.0 की टीम कितनी संतुलित है। जो मंत्री पद के दावेदार थे, उन्हें बीजेपी संगठन कैसे संतुष्ट करेगा। जनता मांगे जवाब में अब चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे बुलडोजर इज बैक। तो योगी आदित्यनाथ के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के साथ ही उत्तर प्रदेश में फिर योगी राज की शुरुआत हो गई है। शुक्रवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में योगी आदित्यनाथ के अलावा 52 माननीयों ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शपथ दिलाई। 52 में से 2 माननीय केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की, जबकि 16 नए कैबिनेट मंत्री तो 14 ने स्वतंत्र प्रभार और 20 ने राज्य मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी अब योगी कैबिनेट का हिस्सा हो गए हैं। उन्हें आनंदीबेन पटेल ने मंत्री पद की शपथ दिलाई। जिन 16 माननीयों ने मंत्री पद की शपथ ली है, वो है सूर्य प्रताप शाही, सुरेश कुमार खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जयवीर सिंह, धर्मपाल सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, भूपेन्द्र सिंह चौधरी, अनिल राजभर, जतिन प्रसाद, राकेश सचान, अरविंद कुमार शर्मा, योगेंद्र उपाध्याय, आशीष पटेल और संजय निषाद, जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। वहीं नितिन अग्रवाल, कपिल देव अग्रवाल, रविंद्र जायसवाल, संदीप सिंह, गुलाब देवी, गिरीश चंद्र यादव, धर्मवीर प्रजापति, असीम अरुण, जेपीएस राठौर, दयाशंकर सिंह, नरेंद्र कश्यप, दिनेश प्रताप सिंह, अरुण कुमार सक्सेना और दयाशंकर मिश्रा दयालु ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ ली। इसके अलावा 20 माननीयों को राज्य मंत्री की शपथ दिलाई गई। मयंकेश्वर सिंह, दिनेश खटीक, संजीव गौड़, बलदेव सिंह, ओलख, अजीत पाल, जसवंत सैनी, रामकेश निषाद, मनोहर लाल मन्नू कोरी, संजय गंगवार, ब्रजेश सिंह, केपी मलिक, सुरेश राही, सोमेन तोमर, अनूप प्रधान, प्रतिमा शुक्ला, राकेश राठौर, रजनी तिवारी, सतीश शर्मा, दानिश आजाद अंसारी और विजय लक्ष्मी गौतम ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। लेकिन सबसे पहले खास वो पल था जब योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ली और इकाना स्टेडियम योगी मोदी के नारे से गुंजमान हो गया। तो बुलडोजर इज बैक, इस पे अब विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कि योगी आदित्यनाथ किस तरह से उन्होंने शपथ ली। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान
और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अब कोई जरूरत नहीं है। तो इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता रोहित पांडे जी हैं। पांडे जी, आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सैयद मोहम्मद जी हैं। मोहम्मद जी, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार आलोक सोती जी हैं। सोती जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही स्टूडियो मौजूद है हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रविंद्र जैन जी। जैन साहब, आपका भी स्वागत है। वही देहरादून से जुड़ेंगे हमारे साथ सहयोगी हमारे सुनील राज, और पौड़ी से सिद्धांत उनियाल हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले सिद्धांत उनियाल के पास चले, लेकिन चर्चा करने से पहले हम देख लेते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली, तो कैसे योगी के सीएम बनने पर उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक खुशी का माहौल नजर आया। वहीं उत्तराखंड के पौड़ी में उनके पैतृक गांव पंचूर में भी लगातार खुशी देखी गई। पंचूर में योगी आदित्यनाथ की मां, उनकी बहन और भाई समेत गांव के लोग ढोल नगाड़ों के बीच जश्न में डूबे। इस माहौल में को इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे उनके पैतृक गांव में खुशी का माहौल है। योगी आदित्यनाथ की बहन और पूरा गांव होली मना रहा है। मतलब जैसे आपने पिछली बार सेवा की, वैसे ही मतलब इस बार भी ऐसे सेवा करते रहो और मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब लोगों को प्यार। तो ये थी योगी आदित्यनाथ की बहन, जो एक छोटे से किराना की दुकान चलाती हैं, लेकिन भाई मुख्यमंत्री दूसरी बार बनता है तो किस तरह है उनको खुशी की। हालांकि उनको अपने भाई से किसी तरह की कोई इमदाद नहीं मिलती है, कोई मदद नहीं मिलती है, न भाई को न मां को, लेकिन बेटा बेटा होता है, भाई भाई होता है। इन स्थितियों में किस तरह से खुशी का माहौल आपने देखा। उनकी बहन किस तरह से नाच रही हैं, डांस कर रही हैं, उनकी मां बैठी हुई हैं। लेकिन हम चलते हैं अभी क्या माहौल है वहां। तो उत्तर प्रदेश में हम सबसे पहले चलते हैं सिद्धांत उनियाल के पास, जो पौड़ी से है हमारे साथ, और सुनील राज बीजेपी कार्यालय उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं। हाँ सिद्धांत, सबसे पहले आपसे इस समय पौड़ी में योगी आदित्यनाथ, मैं आप लोगों को बता दूं कि पौड़ी वो जिला है जहां से 6 मुख्यमंत्री हुए हैं। खंडूरी से लेकर योगी आदित्यनाथ भी वहीं के रहने वाले हैं, त्रिवेंद्र रावत से लेकर निशंक से लेकर कई 6 मुख्यमंत्री और एक विधानसभा अध्यक्ष वहां से हुए हैं। अभी पौड़ी में क्या माहौल है योगी जी के घर में, सिद्धांत? यहाँ मैं आपको बता दूं कि आज जनपद पौड़ी समेत पूरे उत्तराखंड का आज बहुत खुशी का दिन है कि पौड़ी के रहने वाले योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। वहीं अगर उनके पैतृक घर पंचूर की बात की जाए तो उनके परिजनों में काफी खुशी का माहौल देखने को मिला। सभी परिजनों द्वारा उन्हें मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद ही शुभकामनाएं दी गई। परिजनों के द्वारा बताया गया है कि उन्हें पहले से ही उम्मीद थी कि वो जरूर विजय होंगे, और जिस तरह से उन्होंने अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश का विकास किया है, एक बार फिर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद वो आने वाले 5 साल में उत्तर प्रदेश का यूं ही विकास करते रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर जनपद पौड़ी की बात की जाए तो उत्तराखंड को 6 मुख्यमंत्री देने वाला पौड़ी जनपद है, और एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भी दे चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पौड़ी हमेशा ही मुख्यमंत्री देने के लिए प्रसिद्ध रहा है। जी, एक बात जानना चाहेंगे, निश्चित तौर पे मैंने देखा कि उनकी बहन किस तरह से डांस कर रही, माँ खुशी है, सब कुछ है, लेकिन मठ से जुड़ने के बाद कभी योगी जी पंचूर गए क्या?
जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जब उनके परिजनों से हमारी बात हुई थी, उन्होंने सीधे तौर पर ये हमें जानकारी दी है कि वो बचपन में ही घर छोड़कर चले गए थे और जब अचानक से वो एक बार सांसद बने तो तब उन्हें मालूम हुआ कि उनका भाई एक सांसद के रूप में चुन चुका है। और वहीं अब जिस तरह से बीते 2017 वाले चुनाव में जब वो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली तो उनके समक्ष काफी खुशियां थी। गम इस बात का था कि वो कहीं न कहीं जो पारिवारिक मोह किसी का होता है वो पारिवारिक मोह नहीं है, सिर्फ जनता की सेवा करना ही योगी आदित्यनाथ का मुख्य मकसद है। और जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं या जब से वो घर छोड़ के गए थे तब से दोबारा कभी घर की तरफ वापस लौट कर नहीं आए। हालांकि उनकी माँ, उनकी बहन आज भी उन्हें भाई की तरह देखती है और उन्हें हमेशा आशीर्वाद देती है कि जिस तरह से वो प्रदेश के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, दिन रात कार्य कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, वो निरंतर विकास करते रहे। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जब उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया है तो निश्चित तौर पे पारिवारिक जो मोह है उससे आदमी विमुक्त हो जाता है, अलग हो जाता है। लेकिन कभी उनकी बहन या मां ने इनसे संपर्क करने का प्रयास किया क्या, और क्या प्रयास कभी उनसे बात भी हुई? ठीक है, आमना सामना नहीं हुआ हो, लेकिन बात हुई क्या कभी? जी हाँ, परिजनों ने बताया कि अभी कुछ समय पहले भी उनसे बात हुई थी और जब परिणाम आने के बाद भी, जब उत्तर प्रदेश के परिणाम घोषित हुए थे तो उनकी जीत के बाद उनसे उनकी जरूर बात, हालांकि बहुत ज्यादा या बहुत लंबी बात उनसे नहीं होती है, लेकिन कुछ समय पहले जरूर बात हुई होगी और उन्हें हमेशा इस बात की खुशी रहती है कि वो उनके भाई हैं और जिस तरह से वो इतने बड़े प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभा रहे हैं, तो वो स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हालांकि इस चीज का लाभ उन्होंने कभी नहीं लिया है। उनकी जो बहन है एक छोटे से किराने की दुकान चलाती है और जब उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा था तो उन्होंने शिव मंदिर में उनके लिए पूजा अर्चना की थी कि वो विजय होने के बाद एक बार पुनः मुख्यमंत्री बने और प्रदेश का विकास करें। जी बिल्कुल, अब मोह माया से तो विमुक्त है वो निश्चित तौर पे। कोई छोटा सा बने, उनकी माली हालत, पारिवारिक हालत बहुत अच्छी नहीं है। जी, अक्सर देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति यदि बहुत बड़े पद पर पहुंच जाए या मुख्यमंत्री बन जाए तो उसका सीधा असर उनके परिवार पर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर ये चीजें सब कुछ उलट है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन इसका फर्क उनके घर वालों को आज तक नहीं पड़ा। आर्थिक रूप से ना ही कभी उन्हें मदद मिली है, क्योंकि वो एक सन्यासी है और वो सिर्फ जनता की सेवा के लिए मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो इसका लाभ परिवार को नहीं मिल रहा है और परिवार को इसका दुख नहीं होता है। उन्हें हमेशा खुशी होती है कि वो योगी आदित्यनाथ अपने घर नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी एक बड़े प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए उसके विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं और वो स्वयं हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो यही प्रदेश के विकास के लिए निरंतर कार्य करते रहे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धांत, सारी जानकारी देने के लिए। हमारे साथ सुनील राज हैं, उत्तराखंड के बीजेपी कार्यालय के सामने हैं। सुनील, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है आपकी आवाज। वहां देखिए, उत्तराखंड में तो पहले ही शपथ ग्रहण हो गया है, फिर से दोबारा सरकार बन गई है। वहां भी एक रिकॉर्ड टूटा है कि जो बदल बदल के सरकार बनती थी, लेकिन यहाँ 35 साल का रिकॉर्ड टूटा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है कि पौड़ी के रहने वाले वो भी हैं योगी जी। क्या माहौल है बीजेपी कार्यालय के समक्ष? जी जाहिर तौर पर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की शपथ ली तो समूचे प्रदेश में खुशी की लहर एक बार फिर से देखने को मिली। यहाँ पर चाहे उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ हो, उधम सिंह नगर से लेकर हरिद्वार जनपद हो, तमाम जनपदों में ये खुशी देखी गई। क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के पौड़ी जिले से आते हैं, यमकेश्वर ब्लॉक के पंचूर से आते हैं, तो कहीं न कहीं अगर वो उत्तराखंड प्रदेश के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री बनते तो कहीं न कहीं ये प्रदेश वासियों के लिए एक बड़ी खुशी हो जाती है। यही कारण है कि बीजेपी के आला नेताओं से लेकर तमाम कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली और उसका वो सेलिब्रेट भी पूरे दिन भर उन्होंने किया। तो कहीं न कहीं जिस तरह से दूसरी बार यहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने 35 साल बाद फिर से सरकार को रिपीट किया, बीजेपी की सरकार दोबारा सत्ता में लाई और पूर्ण बहुमत से सत्ता में लाई, तो कहीं न कहीं प्रदेश वासियों को भी इसकी खुशी है। हमने देखा कि पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह में जब योगी आदित्यनाथ आए थे तो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री से भी ज्यादा योगी आदित्यनाथ के नारे लग रहे थे और तमाम लोग उनका खुशी का ठिकाना नहीं था यहाँ की प्रदेश वासियों का। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार शपथ ली है उससे प्रदेश वासियों में कहीं न कहीं खुशी की लहर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, खुशी की लहर देखने को मिल रही है। धामी जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, निश्चित तौर पे 6 महीने के अंदर उनको चुनाव लड़ना होगा। क्या उम्मीद है कि कहां से लड़ेंगे चुनाव? कुछ है जानकारी आपको?
जाहिर तौर पर हमारे सूत्र बताते हैं कि डीडी हाट से बिशन सिंह चुफाल को इसीलिए मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया क्योंकि उनको राज्यसभा भेजने की तैयारी की जा रही है और वहीं से पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ेंगे माना यह जा रहा है। लेकिन अभी तक कई ऐसे विधायक हैं जो उनके लिए सीट छोड़ने की बात कह रहे हैं। चौंकाने वाले नाम यह है कि कानपुर से निर्दलीय विधानसभा पहुंचे उमेश शर्मा ने भी और उनके लिए सीट छोड़ने की बात कही है। वहीं रुड़की से भी प्रदीप बत्रा ने सीट छोड़ने की बात कही है। लेकिन ऐसी कौन सी सेफ सीट होगी जहां से पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ेंगे, देखने वाली बात यह होगी कि लेकिन जो हमारे सूत्र बताते हैं बिशन सिंह चुफाल को राज्यसभा भेज दिया जाएगा, उनकी सीट खाली करवा दी जाएगी और डीडी हाट से पुष्कर सिंह धामी को फिर से यहां पर चुनाव लड़ाया जाएगा और वो शायद वहां से जीत के भी आने वाले हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आपका सारी जानकारी देने के लिए। हम चलते हैं रविंद्र जी के पास। रविंद्र जी, आज उत्तर प्रदेश माने योगी जी ने भी शपथ ले ली, साथ में 52 माननीयों ने भी शपथ ली। बहुत सारे चौंकाने वाले नाम थे जिन्होंने शपथ ली। निश्चित तौर पे चौंकाने वाले नाम आप बताएंगे ही, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए खुद उप मुख्यमंत्री रहते हुए और उनको फिर से उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। यानी जो स्वामी प्रसाद मौर्य अलग गए थे वो खुद भी चुनाव हार गए हैं, तो वो जो उनकी जाति के मतदाता हैं वो काफी है। इस बिंदु को ध्यान में रख करके केशव प्रसाद मौर्य जी को वापस लिया गया है, ये कारण कुछ और है, संघ का दबाव है, संघ से जुड़े हुए हैं वो? देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी में कई नए प्रयोग हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने यह महसूस किया है कि उसके मौर्य के जाने के बाद भी जो मंत्रिमंडल में थे उनके जाने के बाद भी मौर्य समाज पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा और यही कारण है कि केशव प्रसाद जी बेशक अपनी सीट से हार गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको मौका दिया उनको और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि वो एमएलसी के रूप में सदन में आएंगे। लेकिन इसके अलावा भी यदि आज आप मंच पर देखेंगे तो मंच पर एक स्लोगन नया आपने देखा होगा कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, यानी कि भारतीय जनता पार्टी अब कुछ नया करने वाली है। आप देखेंगे कानपुर के जो आईपीएस अधिकारी थे असीम अरुण जी, उनको पहले इस्तीफा दिलवाया गया, चुनाव से पहले उन्हें चुनाव लड़वाया गया और उन्हें स्वतंत्र प्रभार का मंत्री भी बनाया गया है। आप देखेंगे कि इस बार जो हुआ है पूरा के पूरा भारतीय जनता पार्टी ने काफी ब्राह्मणों को इस बार महत्व दिया है, मंत्रिमंडल में काफी ब्राह्मण लिए गए हैं क्योंकि एक आरोप लगता रहा है कि योगी ने ठाकुरबाद चलाया। पूरे चुनाव में ये आरोप सपा की ओर से उछाला गया। हालांकि देखिए उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे केशव प्रसाद मौर्य के अलावा ब्रजेश जी को जो बनाया गया है वो भी उसी बात को, एक जो उन पे आरोप है उसे दूर करने के लिए ये उन्हें उप मुख्यमंत्री पद दिया गया है, असीम अरुण को बनाया गया है वहां पर। और उत्तर प्रदेश में एक नई तरह की चीज अब किसे देखने मिल रही है त्रिपाठी जी कि अभी तक जातिगत समीकरण वहां साधे जाते थे, लेकिन एक नया वर्ग इस चुनाव में तैयार हुआ है और वो लाभार्थी। लाभार्थी के नाम से एक वर्ग ऐसा तैयार किया गया है कि और उसका बड़ा अपील हुई है जनता के बीच में कि यदि हम भारतीय जनता पार्टी को यदि वोट नहीं देंगे तो जो लाभ हमें मिल रहे हैं, चाहे वो राशन के साथ संबंधित हो, चाहे वो इलाज से संबंधित हो, सुरक्षा से संबंधित हो, महिलाएं जो रात में भी निकल सकती है, ये तमाम सारे एक ऐसे वर्ग है जो नया वर्ग तैयार हो गया, वो है लाभार्थी वर्ग। और इस लाभार्थी वर्ग को ही ध्यान में रख के पूरा मंत्रिमंडल की संरचना की गई है। एक जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम है जिसे लेके मोदी और योगी के बीच में हमने लगातार 6 महीने विवाद देखा और वो है अरविंद कुमार शर्मा। अरविंद शर्मा गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, उन्हें इस्तीफा दिलाकर बनारस में मोदी का एक प्रतिनिधि बनाया गया था। मोदी जी की वो सीट है, संसदीय सीट है और वो वहां मोदी के बिहाफ पर विकास कार्य देखा करते थे। चुनाव के जस्ट पहले लगभग 6 महीने पहले से ये चल रहा था कि अरविंद कुमार शर्मा को मोदी जी चाहते हैं कि वह उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन योगी जी ने उनको किसी भी पद पर नहीं लिया और यह विवाद इतना बड़ा, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की जो ट्विटर हैंडल है वहां से मोदी का फोटो तक हटा दिया गया था। मोदी और योगी का विवाद जब बहुत ज्यादा सड़क पर आ गया था, हमने देखा था कि जब मोदी जी उत्तर प्रदेश गए थे तो योगी जी सड़क पर पैदल उनके पीछे दौड़ते हुए नजर आए थे। बाद में इसको पूरा पेचअप करने के लिए संघ ने भी चलाई होगी, पूरा पेचअप करने के लिए वो कंधे पे हाथ रखे वाला फोटो भी हमने देखा है। लेकिन आज मंत्रिमंडल में अरविंद कुमार शर्मा की एंट्री का मतलब यह है कि ये जो मंत्रिमंडल बना है वो अकेला योगी का नहीं है, योगी और मोदी ने मिलकर ये मंत्रिमंडल तैयार किया है। और इस पूरे मंत्रिमंडल की जो संरचना है वो केवल उत्तर प्रदेश को नहीं, जो 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव, वो हाँ उस पूरे उसको ध्यान में रखकर बनाया गया है। मैं ये समझता हूं कि कई ऐसे चौंकाने वाले नाम हैं इस बार जिनकी उम्मीद नहीं। जैसे हम देखेंगे मोहसिन रजा जो पहले अल्पसंख्यक मंत्री हुआ करते थे, उनको बाहर किया गया है और उनकी जगह पर दानिश आजाद को मतलब राज्य मंत्री बनाया गया है।
यानी कि अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। मोदी जी लगातार कहते रहे 80 और 20, इसके बाद भी उन्होंने जो 20 है 20 को भी अपने मंत्रिमंडल में यदि प्रतिनिधित्व दिया है, तो हम ये मानते हैं कि अगला जो लोकसभा चुनाव है उसे पूरी तरह से ध्यान में रखकर इस मंत्रिमंडल की संरचना की गई है। बिल्कुल सही बात है। हम आलोक जी आपके पास आते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपसे ही जानकारी मिलेंगी। हम एक बार, हमारे साथ आप प्रवक्ता हैं सैयद मोहम्मद जी हैं। मोहम्मद जी, आज के मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है उसको लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं अरविंद योगीनाथ जी को दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना जाने की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और जो मंत्रिमंडल है वो बार बार ये दिखा रहा है कि जो अरविंद योगीनाथ जी की सरकार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का विश्वास था वो अभी भी कायम है। तभी तो 2 मुख्यमंत्री रखे गए हैं, ब्रजेश पाठक ब्राह्मण रखे गए हैं और केशव प्रसाद मौर्य को जो पहले दिन को रखा गया है। और अभी खुद आपके भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि बार बार वो विवाद सड़क पे आ गया, उभर के आ गया, लेकिन वो अविश्वसनीयता जो है अभी भी बनी हुई है। अभी भी पूरी तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी को अरविंद योगीनाथ जी के ऊपर पूरा विश्वास नहीं है कि वो इतने बड़े प्रदेश को सही से ले चल पड़ेंगे। बार बार लगातार विवाद होते रहे। भाजपा प्रवक्ता ने नहीं कहा है, राजनीतिक विश्लेषक ने कहा है। जो राजनीतिक विश्लेषक ने कहा है वही। और दूसरी बात यह है कि आप लगातार देखते आए कि मुझे उम्मीद है कि अब भारतीय जनता पार्टी जो दोबारा सरकार में आ रही जी, दोबारा पिछली बार की तरह इस तरह के प्रकरण सामने नहीं आएंगे। अब रात के अंधेरे में किसी दलित महिला को जो है वो नहीं जलाया जाएगा। अब लोगों को जो है वो गंगा जल शव वाहिनी नहीं बनेगी, लोगों को अच्छी मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी। अब कानून व्यवस्था सही रहेगी। जो जिससे बोला गया है, जो मीडिया में दिखाया गया है और जो सिर्फ पत्र उसमें पेपरों में आया है और जो प्रचार में आया उसके से हट के जमीनी हकीकत में कानून व्यवस्था जो है वो उत्तर प्रदेश में सही होगी। अब BRD हॉस्पिटल जैसी जो है घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। अब जो है रात के अंधेरे में हाथरस जैसे कांड नहीं होंगे। अब विकास दुबे और खुशी दुबे जैसे प्रकरण उत्तर प्रदेश में नहीं होंगे। अब उन्नाव के MLC से कुलदीप सेंगर जैसे कोई कांड होते हैं तो उसको उनको बचाया नहीं जाएगा, उनको कानून के हवाले किया जाएगा। ऐसे कोई MLA इस तरह के कांड में विलुप्त होते हैं, पाए जाते हैं। तो मैं हर भारतवासी और उत्तर प्रदेश का रहने वाला उत्तर प्रदेश में एक बेहतर सरकार की उम्मीद करता है। इसीलिए जनता ने चुना भी है, इतना भारी बहुमत दिया है, इतना प्रचंड बहुमत दिया है। लेकिन प्रचंड बहुमत आपके आने के बाद ही प्रचंड महंगाई का भी दौर शुरू हो गया है। लगातार पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ रहे हैं, जनता त्राहिमाम कर रही है। जो उज्ज्वला योजना उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में मोदी जी लाए थे, वो जो उज्ज्वला योजना की जो है वो तो रेट मारी जा रही है, क्योंकि अब लोग सिलेंडर यूज नहीं कर पा रहे हैं। 1000 रुपए के आसपास सिलेंडर आ गया है। 80 पैसा लगातार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं। अभी लोग बता रहे हैं 20 रुपए और जो है पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ेंगे। ये पेट्रोल डीजल के रेट 115 या 120 रुपए के आसपास जाएंगे। तो इतनी महंगाई के दौर में जहां बेरोजगारी भी चरम पे है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उद्योग भी नहीं है और हमारा जो रिकवरी है वो अभी हम पहले जो ऊंचाइयां थी उनको नहीं छू पाए हैं। जो इकोनॉमी में पहली ऊंचाइयां थी अभी वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे दौर में योगी सरकार और मोदी सरकार मिलकर जनता को कैसा फायदा पहुंचाएंगे ये देखने वाला होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में मोदी जी की, योगी जी की सरकार बन गई उत्तर प्रदेश में, लेकिन जनता का भला कब होगा, जनता की परेशानियां कब दूर होंगी, देखना है जनता कब जीतेगी। भाजपा तो जीत रही है और मैंने देखा जहां जहां भाजपा जीतती है, भाजपा तो जीतती है लेकिन जनता हार जाती है। जनता फिर महंगाई के चक्कर में फंस जाती है। जनता ने तो भाजपा को जिताया है सैयद जी, जनता ने भाजपा को जिताया है। जनता ने जिताया है, लेकिन जनता ने महंगे पेट्रोल डीजल के लिए नहीं जिताया है, जनता ने महंगे सेंटर के लिए नहीं जिताया है, जनता ने महंगी शिक्षा के लिए नहीं जिताया है, जनता ने खराब कानून व्यवस्था के लिए नहीं जिताया है। अगर ये सारी चीजें खराब है, महंगाई छोड़ दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर क्रूड ऑयल महंगा हो गया है तो महंगा ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, वो अभी काफी महंगा हो गया, लेकिन कानून व्यवस्था पे ही चुनाव लड़ा गया है। जो आपने महिलाओं को सुरक्षा की, महिलाओं की सुरक्षा की बात कही है और शिक्षा के क्षेत्र पे ही लड़ा गया, मैंने तमाम सारी चीजों को लेकर के ही चुनाव लड़ा गया होगा, तब तो 273 पहुंची है सीट। देखिए, नीति आयोग की अभी कल ही रिपोर्ट आई, उसने उत्तर प्रदेश को देश का सबसे निर्धन प्रदेश बनाया है, जहां 5 साल से लगातार योगी जी की सरकार है और 7 साल से केंद्र में मोदी जी की सरकार है। और सुप्रीम कोर्ट ही ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, उत्तर प्रदेश को कैसे बचाया जाए। ये तो बड़ी बड़ी संस्थाओं ने टिप्पणियां दी थी, तो आप सब लोगों ने, पूरे मीडिया ने देखा था। उत्तर प्रदेश में लाए दिन लगातार प्रकरण हो रहे थे। आज भी उत्तर प्रदेश में मिड डे मील के दौरान बच्चे जो खाना पकाने के भगोने में गिर गए, वो जल गए 10 बच्चे। तो ये तो लगातार उत्तर प्रदेश में होता चला आ रहा है। सिर्फ हम एक आदमी की एक महिमा मंडल कर रहे हैं, लेकिन जनता को जो है अपने दुखों से, परेशानियों से निजात नहीं मिल पा रही है। जनता बहुत परेशान है।
बेरोजगारी दर की भी एक रिपोर्ट आई है, उसमें उत्तर प्रदेश 2.7 है, नंबर 1 पे जो है उसका 1 है और उत्तर प्रदेश 2.7 है, और जो सबसे पीछे है वो राजस्थान है 30.3 बेरोजगारी दर जो होती है। तो खैर कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे रोहित जी बड़ा धारा प्रवाह जो पिछले आपका 5 साल आपने काम किया है उस पे धारा प्रवाह हमारे सैयद जी ने बात कही है, सब गिनाते हुए कि किस किस तरह से लोगों को परेशानी हुई है। हालांकि जनता सर्वोच्च होती है, जनता ही सबके हाथ में सब कुछ है, उन्होंने आपको बहुमत से जिताया है। हम आपके पास आएंगे, लेकिन एक बार आलोक जी के पास चलते हैं, क्योंकि उत्तर आप ही को बहुत सारे देने हैं। 10 बड़े वादे जो किए हैं उस पे कहां से लाएंगे पैसा? 22,000 करोड़ रुपए प्रति व्यक्ति पे कर्जा है, तो ये पैसा आएगा कहां से? जो हम अभी 10 बड़े वादे और दूसरे वादे आपने किए हैं उसमें हम बात करेंगे आपसे। आलोक जी, जो हमारे रविंद्र जी ने बहुत अच्छा यहाँ विश्लेषण किया है, आनंद शर्मा जी को लेके किया है, कुछ और बातें कही हैं। कैसा है मंत्रिमंडल? और जैसा कहा जाता है एक नॉर्म्स बने थे कि जो पहली बार विधायक बनेगा उसको मंत्री में नहीं लिया जाएगा, मंत्रिमंडल में शरीक नहीं किया जाएगा। कई लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो पहली बार विधायक बने हैं और मंत्रिमंडल में उनको शरीक किया गया है। इसमें अकेले, जैसा कि रविंद्र जी ने कहा कि मोदी योगी का मंत्रिमंडल है या योगी जी का ज्यादा प्रभाव यहां दिखा? सोती जी बात है, वहां पे तो ये डिसाइड नहीं हुआ था कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसलिए मुख्यमंत्री भी आखिरी टाइम पे करा गया था 2017 की जहां तक बात कर रहे हैं। इसलिए उस समय योगी की ज्यादा नहीं चली थी, वो केंद्र सरकार ने ही अपना ज्यादा वर्कआउट किया था, उससे निकाला था। लेकिन यहाँ आपने देखा 2022 की जहां तक बात की जाए, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर लड़े और मुख्यमंत्री जीते भी, वो योगी आदित्यनाथ जी। तो इस समय जाहिर सी बात है, तो ये मंत्रिमंडल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें योगी जी का भी काफी योगदान है। अगर हम इसको 2 या 3 पॉइंट में देखें तो इसको हम क्षेत्र बात में भी बांट सकते हैं। क्षेत्र बात में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है वहां से 16 मंत्री मिले हैं। आपको ध्यान होगा पश्चिम उत्तर प्रदेश जहां पे किसान आंदोलन चला था, हालांकि उसका कोई ज्यादा स्वरूप देखने को नहीं मिला। 2017 में 53 सीटें मिली थी और इस बार 2022 की बात करें तो 46 सीट मिली थी, कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं आया। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि किसान आंदोलन का बहुत असर जो है बीजेपी के ऊपर पड़ा है। दूसरे चरण में भी देखें, अगर वहां पे इनको 38 सीट मिली थी तो 2022 में 32 सीट मिली थी, केवल 6 सीटों का नुकसान हुआ था, जो कि अभूतपूर्व सीटों की मिल रही थी, इसलिए इसको बहुत ज्यादा काउंट नहीं करते हैं। उसी तरह देखा जाए पूर्वांचल से 15 मंत्रियों का इन्होंने चयन किया है। पूर्वांचल में हालांकि बीजेपी की इस साल स्थिति अच्छी नहीं रही इस चुनाव में, लेकिन उनको आगे 2024 देखना था, इसलिए वहां से 17 लिए हैं। मध्य उत्तर प्रदेश से देखा जाए तो मात्र 6 है और अवध क्षेत्र जो आता है जो लखनऊ उसके आसपास वाला, वहां से भी 6 मंत्री बने हैं। बुंदेलखंड आपने देखा था, हमने आपने भी एक एनालिसिस भी की थी, वहां पे 4 मंत्री हैं और साथ में 5 मंत्री आपको बुंदेलखंड से मिल रहे हैं। ये बरेली से लेके जो आगे मुरादाबाद तक बिजनौर तक जाता है। तो कुल मिला के क्षेत्र बात को देखा जाए तो इन्होंने बहुत ही लॉजिकली इसको पकड़ने की कोशिश की है, क्षेत्रों पे सही बंटवारे किए हैं, वहां के मंत्रियों को दिए हैं। और दूसरी बात ये देखा जाए कि एवरेज अगर एक निकाला जाए तो 50 ईयर्स आता है, 50 साल के आसपास एवरेज ईयर्स आता है। यानी जो बहुत ज्यादा वृद्ध है 70 साल से ऊपर है उनको तरजीह नहीं दी गई है। साथ में आपने देखा जो काम नहीं कर पाए, परफॉर्म नहीं कर पाए, जैसे डॉक्टर दिनेश शर्मा जिनके ऊपर ब्राह्मण समाज को जोड़ने का बहुत प्रेशर था, ये उतना काम नहीं कर पाए। विजय पाठक हालांकि बीजेपी ये बीएसपी छोड़ के जो है बीजेपी में शामिल हुए थे, एक जमीन से जुड़े नेता है, इन्होंने 5 साल काफी काम किया और इसीलिए इनको डिप्टी सीएम से नवाजा भी गया। यहाँ पे एक नाम और डिप्टी सीएम में हो सकता था, वो बेबी रानी मौर्य का लोग बाग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन नहीं हुआ। इसमें कोई हो सकता है कि बीजेपी की अपनी कोई रणनीति हो। हालांकि वो कैबिनेट मिनिस्टर है, पहले राजपाल सिंह उत्तराखंड की, उनको वहां से रिजाइन करा के आगरा के ग्रामीण क्षेत्र से उनको चुनाव लड़ाया गया। जिस जाति से वो आती हैं उसका अगर वोट बीजेपी को नहीं मिला होता तो इस बार बीजेपी की बहुत हालत खराब है। आपने देखा था बीएसपी के पास कुल मात्र 1 सीट बची थी। इसका मतलब है कि जो आपका दलित वोट है वो बीजेपी की तरफ आया था। इसलिए आपने देखा कि जो दलित और SC/ST हैं उसमें भी काफी इजाफा हुआ है। करीब 9 SC मंत्री बनाए गए हैं और ST में भी 2 हमको दिखाई पड़ रहे हैं इस वक्त।
और साथ में अगर हम कास्ट वाइज आते हैं तो देखते हैं राजपूतों को इस बार ज्यादा नहीं मिला है, तो 5 राजपूत मंत्री बने हैं। वहीं ब्राह्मण को ज्यादा तरजीह दी गई है, करीब 9 मंत्री जो है वो ब्राह्मण बने हैं। एक पूर्व IAS अरविंद कुमार शर्मा, जैसा कि आपके संवाददाता भी बता रहे थे, तो ऐसी स्थिति में उनको तो लाना ही था, इस बार उनको लाया गया। और एक IPS असीम शाह जो कि ADC थे, इनके फादर जो है DGP भी रह चुके थे उत्तर प्रदेश के, इनको भी तरजीह दी गई है और ये जो है सशस्त्र प्रभाग के मंत्री हैं। साथ में देखा जाए जो महिलाएं हैं उनको, वो मात्र 5 महिलाएं हैं जिनको मंत्री पद मिला है। अगर देखा जाए 52 के में 5 को अगर एनालिसिस की जाए तो करीब 10% बनता है। हालांकि एक आइडियल कंडीशंस में सारी पॉलिटिकल पार्टी कहती है 33% तक रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन केवल 10% महिलाओं को इस बार मिला है। लेकिन फिर भी बीजेपी शुरुआत कर रही है, अच्छी कर रही है। कुल मिला के देखा जाए बहुत ही बैलेंस हमको दिखाई पड़ रहा है। ऐसे लोग हैं जो काम करने वाले हैं। आपने देखा था आशुतोष टंडन, जिनकी बहुत शिकायतें मिलती थी, शहरी आवास के लिए ये काम करते थे, बहुत सी शिकायत थी, बात नहीं करते थे, जुटे नहीं थे, कोई काम नहीं करते थे, उनको हटा दिया गया। श्रीकांत जी का हटाना, थोड़ा ऊर्जा मंत्री थे, ऊर्जावान थे, इनका थोड़ा देखने में अजीब सा लगता है कि शायद इनको कहीं से तरजीह मिल सकती है। लेकिन चूंकि ये केंद्र से आए थे, ज्यादातर ये दिल्ली रहे थे, उसके बाद हालांकि मथुरा उत्तर प्रदेश से चुनाव जीतते हैं, लेकिन इनको पैरासूट से आए थे और युवा थे, काफी इन्होंने काम किया। तो कुल मिला के देखा जा रहा है कि जो सहयोगी दल थे उनको भी अच्छा तरजीह दी गई है। संजय निषाद हुए, आपके अनिल राजभर साहब हुए, और आप कह सकते हैं कि जो सोनेवाल आपका अपना दल है उनको भी काफी तरजीह दी गई है। कुल मिला के बहुत ही मंथन के बाद, बहुत ही क्षेत्रवाद और जातिवाद, हर चीज को, और साथ में सहयोगियों को, और जो पढ़े लिखे हैं, जो कर्मठ हैं, जो ऊर्जावान है, युवा है, सबको ध्यान में रखते हुए ये 52 लोगों का मंत्रिमंडल गठित किया गया है। जी बिल्कुल। रोहित जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। रोहित जी, अब सवाल इस बात का है, 60 लाख से ऊपर की महिलाओं को यात्रा मुफ्त देंगे आप, कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को 3 स्कूटी देंगे, जो 10 बड़े वादे किए हैं। 5000 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री किसान योजना शुरू करें। चले ठीक है, ये योजना कर सकते हैं। इसी तरह से युवाओं को 2 करोड़ टैबलेट या स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। पैसा कहां से आएगा रोहित जी? 22,000 प्रति व्यक्ति पे कर्जा है उत्तर प्रदेश की। उसके उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है उससे 22,000 को आप गुणित कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4.5 लाख करोड़, 6.5 लाख करोड़ का कर्जा करीब उत्तर प्रदेश पे है। अब ये लाएंगे कहां से आप? इसका ब्याज ही पता नहीं कितने लाख करोड़ जाता होगा। सबसे पहले तो आज जो नई गठन हुई है सरकार की, उसको मैं बधाई देता हूं जी। हमने 5 साल में 2017 में जो उत्तर प्रदेश की व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था थी, लगभग 3 लाख करोड़ की थी। आज की डेट में उत्तर प्रदेश की जो बजट है लगभग 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा है। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जब से 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में बागडोर संभाली है जी, फजूल के खर्चे, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, दलाली, सारे पर भारी मात्रा में रोक लगाई है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि वही उत्तर प्रदेश था जो श्री अखिलेश यादव जी जब 2017 के पहले मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश का बजट लगभग 3 लाख करोड़ का था। आज उत्तर प्रदेश का बजट 5.5 लाख के करोड़ गया है। अगर नीयत आपकी साफ है तो किसी भी कार्य करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर आपकी नीयत है कि मेरा परिवार ही पूरा प्रदेश है तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। अगर ये मानेंगे कि पूरा प्रदेश मेरा परिवार है तो आप उस हिसाब से देखेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमने 2017 से 22-17 में जो वादा किया था उसको 100% पूरा करके फिर जनता के बीच में चुनाव में गए थे। हम जातिवाद पर चुनाव नहीं लड़े थे, हम संप्रदाय पर चुनाव नहीं लड़े थे, हम चुनाव लड़े थे सुशासन पर, हम कानून व्यवस्था पर चुनाव लड़े थे। हमने अपने पूरे पुराने वादे जो हमारे घोषणा पत्र माननीय अमित शाह जी ने आए लखनऊ में,
तो सारे पहली बार ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बताया कि हमने ये वादा पूरा करने के बाद फिर मैं आपके बीच में जा रहा हूं जी। अगर नियत साफ है तो जितने भी वादे हुए हैं बस नेतृत्व की नियत साफ होनी चाहिए। सारे वादे आप देखते रहिए, और वादे नहीं, ये तो मैं संकल्प किया हूं, संकल्प के बाद भी अगर लगता है कि उत्तर प्रदेश में और भी कुछ किया जा सकता है तो उसको भी उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। बिल्कुल रोहित जी, करेगी, मैं मान रहा हूं। 2017 से 2022 रोहित जी, आपने कहा हालांकि 5 साल में बजट बढ़ जाता है, लेकिन आपका थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा है, 3 लाख करोड़ से 5.5 लाख करोड़ का बजट आपने। लेकिन हम सवाल माने, चूंकि मैं पत्रकार हूं, आम जनता जानना चाह रही है, कर्ज आपका और बढ़ेगा ये मैं मानता हूं, लेकिन अलग अलग मुद्दे मैंने थोड़े से छांटे थे कि जो हम आपसे सवाल कर लेंगे। आपने लिखा है, आपके संकल्प पत्र में है, हम 1000 करोड़ का भाव स्थिरता कोष बनाकर किसानों को आलू, टमाटर एवं प्याज जैसे सभी फलों को न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करेंगे। ये 1000 करोड़ ऊंट के मुंह में जीरा जैसे मुझे दिख रहा है। एक बात, 2 सवाल एक साथ कर लेते हैं। दूसरा आप रोहित जी मेरा सवाल सुन लीजिए। पहले तो ये 1000 करोड़ में आप आलू, प्याज, टमाटर, वहां की इतनी बड़ी आबादी है, आप कैसे समर्थन मूल्य जो भी तय करेंगे आप कैसे ले लेंगे? इसी तरह आपने ये लिखा है कि हम सुनिश्चित करेंगे कि गन्ना किसानों को 14 दिनों के भीतर उनका भुगतान प्राप्त हो, और दरों से होने वाला भुगतान के लिए मिलों से ब्याज वसूलकर गन्ना किसानों को ब्याज समेत भुगतान करेंगे। आप अभी भी, मुझे लगता है सोती जी बेहतर बता देंगे, कि गन्ना किसानों का अभी भी भुगतान बहुत लंबा बाकी है, और आप 14 दिन के भीतर जो मिल हैं, आप समर्थन मूल्य बढ़ाते जा रहे हैं। 480 रुपए में मतलब जो पैदा होता है, जो पर केजी जो चीनी पैदा होती है, वो बेचारा करेगा क्या? 480 खर्च ही हो जाएगा। तो ये मिलें बंद कर देंगे क्या आप? सारी ब्याज सहित आप उनसे वसूल लेंगे। उनके पास अगर इतना होता तो पहले ही दे देते। समर्थन मूल्य बढ़ा दिया आपने, 350 के करीब कर दिया, 400 की डिमांड हो रही थी। अब 480 रुपए में पैदा हो रही है जितनी शक्कर, 350 समर्थन मूल्य में दे देगा। बाकी वो क्या करेगा? बिजली, पानी, खर्चा, लेबर, स्थापना, उसकी जो एस्टेब्लिश किया होगा उसकी ब्याज, तो ये आप कहां से लाएंगे? क्या मिले बंद कर देंगे? 14 दिन के भीतर उन पर कसावट डाल देंगे? उत्तर प्रदेश की आवाज, जी जी जी, आवाज। हेलो, हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? हेलो, हाँ रोहित जी, आवाज आ रही? आवाज जा रही? हाँ, आपकी आवाज आ रही रोहित जी हमें? आवाज चले रोहित जी, मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा तकनीकी कारणों से हम आपके पास एक बार फिर। सोती जी, जो मैंने सवाल किया है, ये सवाल थोड़ा जनता जानना चाहती है कि कैसे होगा। साथ में ये जानना चाहेंगे कि किसानों का अभी चुनाव के दौरान भी जो किसानों का गन्ना का जो भुगतान होना था, अभी भी काफी कुछ बाकी है, ये कैसे हो पाएगा? देखिए, अभी रोहित जी एक बात कर रहे थे कि नियत साफ हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अर्थशास्त्र में नियत का कौन सा सिद्धांत है। जितना हम अर्थशास्त्र पढ़े और समझे, उसमें नियत नाम का कोई सिद्धांत नहीं है। अर्थशास्त्र जो है वो अपने अलग ही सिद्धांत से चलती है, उसमें नियत का कोई सिद्धांत नहीं होता है। दूसरी बात, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अभी करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने भुगतान किया है, अच्छा भुगतान किया है गन्ना वालों का, और किसान आंदोलन को शांत करने के लिए ये जरूरी भी था। तो ऐसी स्थिति में बाकी जो रह गया है, जो भी 30-40 लाख हजार करोड़ का, उनको भी करना है। लेकिन जो आप कह रहे हैं वो एक बड़ी बात है कि 14 दिन के अंदर नहीं होगा तो हम उस पर ब्याज देंगे। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि चीनी की जो लागत होती है और जो आप समर्थन मूल्य कर रहे हैं, उसके बीच में बहुत डिफरेंस रह जाता है। हालांकि कोशिश की जा रही है कि बाई प्रोडक्ट और गन्ने के बनाए जा सके। जैसा कि आजकल आप देख रहे होंगे, पेट्रोलियम में जो है एथेनॉल मिला दिया जाता है, वो करीब 10 से 20% हो जाता है, जिससे कि पेट्रोल की कीमत कम आती है। तो वो भी जो है ये शुगर मिलों का बाई प्रोडक्ट है, वहां से निकल रहा है। इसके अलावा भी और चीजें हैं जो कि कोशिश की जा रही है। गडकरी साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि केवल जो शुगर मिल है वो केवल चीनी ना बनाए, उसके गन्ने के जो बाई प्रोडक्ट होते हैं अगर उसको बनाती है तो उससे अपनी कॉस्ट को कंपनसेट कर सकती है।
लेकिन आप जानते हैं कि R&D का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इंडिया में विशेषकर जितना यूरोप या US की बात करें वहाँ पे ज्यादा वर्क होता है और ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। लेकिन हम लोग के पास जो मिले हैं वो काफी पुरानी मिले हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उनकी जो मशीनरी है वो काफी पुरानी है और नए बाई प्रोडक्ट बनाने में उतना सफल नहीं होती हैं। तो कुल मिला के ये एक अच्छा प्रश्न है, कठिन प्रश्न है, सरकार के सामने भी होगा, मिल मालिकों के भी सामने होगा कि 14 दिन के अंदर वो किस तरह अपनी जो कटी हुई पर्ची का बिल कर पाए। ऐसी स्थिति में सरकार को सब्सिडी देनी पड़ेगी। लेकिन अभी आपने बताया कि 6.5 लाख करोड़ का डिफिसिट, करंट डिफिसिट चल रहा है, कुल आपका बजट कुल 5-5.5 लाख करोड़ का है। ऐसे में जो आपने वायदे कर रखे हैं, बड़े बड़े वायदे कर रखे हैं, उसको नियत के सिद्धांत से, अर्थशास्त्र के नियत के सिद्धांत से कैसे पूरा करेंगे, ये समझना बहुत मुश्किल काम है। जी रोहित जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? रोहित जी, आप ही से सवाल था, अगर नहीं सुना हो, रोहित जी आपसे ही सवाल था, जो अगर नहीं सुना हो आपने तो मैं एक बार फिर बता देता हूं कि आपने भामाशाह योजना के भामाशाह स्थिरता कोष बना करके आप 1000 रुपए करोड़ इकट्ठा करेंगे। उसमें जो भी आप मूल्य तय करेंगे आलू प्याज या जो सब्जियों का, वो देंगे। ये हमें ऊंट के मुंह में जीरा जैसा लग रहा है। एक दूसरा, आप 14 दिन के भीतर भुगतान माने ब्याज सहित मिलों से लेकर के आप गन्ना किसानों को भुगतान कर देंगे। जो 5 साल आप नहीं कर पाए हैं वो आगे कैसे कर पाएंगे? और अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पे, जैसा कि अभिनंदन का, आधुनिक तकनीकी से मिलें नहीं बनी है, पुरानी उनकी मशीनें हो गई हैं, ये मिलें बंद हो जाएंगी। अब मिलें बंद होंगी तो शक्कर महंगी हो जाएगी। रोहित जी, अच्छा, मैं पहला आप पहली बार सारे नीति होते थे प्रधानमंत्री जी पूरे देश में किसान सम्मान निधि दी, इसकी अपेक्षा के भी किसी ने किया था? हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रहे हैं। देश में लगभग उत्तर प्रदेश में 8, मैं उसी पर आ रहा हूँ, मैं आपको जो एक शब्द बोला कि नियत साफ रहेगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे आलोक जी ने कहा है कि अर्थशास्त्र में नियत शब्द नहीं है। 2000 नहीं, मैं बता नहीं, नियत का मतलब है कि हमारे अंदर खोट नहीं रहेगी, तो जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है उसको हम मजबूत करेंगे। जैसे मिलों की बात आई, तो मिलों में जो पीछे भी कमियां, जैसे इंडोथाल की बात आई, उनकी जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी विचार किया जाए, क्योंकि ये भी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होती है जी। दोनों चीज को करके, क्योंकि पूरी टेक्निकल टीम, उत्तर प्रदेश के सारे आला अधिकारी विचार करने के बाद भाजपा संकल्प पत्र लाती है। संकल्प पत्र का मतलब होता है कि हम संकल्प ले रहे हैं कि इसको करेंगे जी। कोई झूठा वादा नहीं करते। और हमें फिर चुनाव में जाना होता है, जनता के बीच में जाना होता है। हम तो वादा दिखा दिए कि 2014 का वादा पूरा किए तो 17 में जीते, 17 का वादा पूरा किए 19 में जीते, 19 का वादा पूरा किए 22 में जीते, 22 का वादा पूरा करके हम 24 में जीतेंगे। हम तो काम के आधार पर जनता के बीच में जाते हैं, कोई जातिवाद संप्रदाय के आधार पर नहीं जाते। एक चीज मैं और कहूंगा कि आज का जो कैबिनेट हुआ है, पक्ष हो या विपक्ष हो, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का कैबिनेट हुआ, जिस प्रकार से योग्य, सामाजिक, क्षेत्र, सबको एक प्रकार से जैसे फूल का गुलदस्ता होता है उसे सजा के जो है रखा गया है, काफी तारीफ योग्य है। और इस कैबिनेट बहुत अच्छी बनी है, गठन बहुत अच्छा किया है। 22 के बीच में रोहित जी, आलोक जी ने बता दिया है कि पूरे आपने क्षेत्रीय संतुलन बनाने का भरपूर प्रयास किया है, 2024 की तैयारी है। लेकिन ये जो चुनौतियां हैं, हम तो उसी की बात करेंगे ना आपसे कि चुनौतियां कैसे पूरी करेंगे आप। आपने एक जगह ये भी कहा है, सवाल यहाँ ये भी उठ रहा है रोहित जी, आपने कहा कि हम ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत सभी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के अनुकूल फर्नीचर जैसे टेबल, बेंच आदि उपलब्ध कराएंगे, उन्हें स्मार्ट विद्यालय। क्या इन 5 सालों में आपने उनको जमीन में बिठा के पढ़ाया था क्या? ये हुआ है? नहीं, ये तो मैंने कहा है, ये हुआ भी है। 2017 से 22 के बीच में आप प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति देखिए, माध्यमिक विद्यालय की स्थितियां देखिए, काफी सुधार हुआ है। हाँ, ये था कि 2000 नहीं, बात समझिए, हमने सुधार किया है 2017 से 22 के बीच में। एकाएक कोई जादू की छड़ी नहीं थी। हमें 5 साल उत्तर प्रदेश की जनता ने और मौका दिया है। 5 साल में प्रयास रहेगा कि जितना भी वादा किया है वो 100% फिर पूरा करके हमें फिर चुनाव में जाना होगा। तो हम वादा पूरा करेंगे। हाँ, इसके लिए जरूर है कि क्या कैसे होता है, विभाग के अधिकारी होते हैं, टेक्निकल व्यक्ति होते हैं, उस पर बैठ के इसकी एक रणनीति तैयार करके
सरकार के मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री उसके पूरा करेंगे। वादा जितने हुए हैं, संकल्प हुए, उसमें 1% भी नहीं छूटेगा 2027 के पहले। चलिए, बिल्कुल सैयद जी आपके पास आ रहे हैं। एक हम और रोहित जी से सवाल करेंगे, शायद आप उससे इत्तेफाक रखते होंगे, लेकिन उसके पहले रवीन जी आप थोड़ा अर्थशास्त्र में भी अच्छा खासा दखल रखते हैं। जैसा हमारे आलोक जी ने कहा है कि अर्थशास्त्र में नियत शब्द है ही नहीं, लेकिन उनका बार बार रोहित जी का कहना है कि अगर नियत साफ है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हो जाएगा तो सारा पैसा आ जाएगा, लेकिन कर्ज बढ़ता जा रहा है। ये कैसे पूरे होंगे? मुफ्त स्कूटी, चूंकि कांग्रेस ने वादा कर दिया था, मुफ्त टैबलेट, अभी और बहुत सारे हमारे पास पूरी लंबी लिस्ट है, लेकिन हम जो मुख्य है वो मैंने सवाल किया था रोहित जी से। जी रविंद्र जी। देखिए त्रिपाठी जी, मैं एक रोहित जी को बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वो लगभग 8 करोड़ के आसपास है और आपकी जनसंख्या 20 करोड़ से ऊपर है। हमारा जो मध्य प्रदेश 25 करोड़ के लगभग 25 करोड़ के आसपास है। हमारा जो मध्य प्रदेश का बजट है वो 3 लाख करोड़ के आसपास है। आप यदि 5.5 करोड़ यदि बजट बता रहे हैं तो मैं समझता हूं मध्य प्रदेश का बजट, उत्तर प्रदेश का बजट मध्य प्रदेश की अपेक्षा बहुत कम है, बहुत कम है। किस तरह से आप इन योजनाओं को पूरा कर पाएंगे? मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं। सुंदरलाल जी पटवा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कुछ वायदे किए थे और मैंने जब उनसे सवाल किया कि आपकी सरकार ने वायदे पूरे नहीं किए तो उन्होंने कहा था हमने वायदा ही तो किया था, कोई कसम थोड़ी खाई थी। तो इस तरह की जो जुमलेबाजी रहती है, आप उसको कम से कम, ये कई सालों से, कई मतलब हमेशा ये जनता की ओर से आवाज उठती रही है कि जो भी अब ये घोषणा पत्र आए उसे कानूनी जामा पहनाया जाना चाहिए। यदि वो कानूनन रूप से पूरा नहीं करते हैं तो अगली बार वो चुनाव लड़ने के लिए योग्य ना हो, ये कई बार कहा गया है। लेकिन घोषणाएं तो हम बहुत बड़ी बड़ी कर देते हैं, लेकिन उसको अमली जामा पहनाने के लिए हमारे पास फंड नहीं रहता। और ये उत्तर प्रदेश में स्थिति बनेगी। अभी जो भी अभी वायदे किए गए हैं, बड़े बड़े वायदे किए गए हैं, बेशक वो कहें कि हमारी नीयत बहुत अच्छी है, मैं स्वीकार करने को तैयार हूं कि आपकी नीयत वहां की अपेक्षा, जो दो दल है वहां, सपा और बसपा, उसकी अपेक्षा हो सकता है सपा से ज्यादा अच्छी नीयत हो आपकी, लेकिन नीयत से काम नहीं होगा। आपको पैसे की तिजोरी में पैसा चाहिए इन सब योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए, और वो कहीं दिख नहीं रहा है। 6.5 लाख करोड़ यानी कि 22,400 करोड़ हर व्यक्ति के ऊपर वहां कर्जा है। तो ऐसे में आप कितना ब्याज देते होंगे? पहले ब्याज की पूर्ति करेंगे तभी अगला कर्जा मिलेगा आपको। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि ये योजनाएं 5 साल में आप पूरी कर पाएंगे। और यदि आपने इन घोषणाओं को पूरा नहीं किया, यदि आपने बच्चियों को स्कूटी नहीं दी, यदि आपने किसानों को राहत नहीं दी, तो 2024 आपके सिर पर है। आपको कहीं से भी पैसा लाना होगा, चाहे नरेंद्र मोदी जी आपको स्पेशल पैकेज दें उत्तर प्रदेश के लिए। यदि ये नहीं हुआ तो 2024 आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक भी हो सकता है। मुझे याद आ रहा है संभवतः वो सवाल ये था जो पटवा जी से किया गया था कि कर्ज माफी का मुद्दा था शायद किसानों को लेकर के। किसानों को उन्होंने कहा था, भाजपा का कहना था हर किसान का कर्जा माफ, ये मुद्दा चला था और अच्छी खासी 2090 में सीटें आई थी भाजपा की। थोड़ा हाँ रोहित जी आपके पास ही आ रहा हूं मैं एक बार सैयद जी के पास, चूंकि एक सवाल यहाँ मध्य प्रदेश में। जी रोहित जी। नहीं मुझे, हाँ बोले रोहित जी। देखिए मध्य प्रदेश में लगभग 15 साल से हमारी सरकार, लगभग 17-18 साल हो गई। हम बार बार जो नियत की बात करते हैं, हम नियत का, मैं मानता हूं कि अर्थव्यवस्था में उसकी कोई वो नहीं है, अर्थशास्त्र में कोई मतलब नहीं है, लेकिन अर्थशास्त्र में जब आपके पास आर्थिक व्यवस्था होगी, आर्थिक व्यवस्था कैसे होगी? जब आप 3 लाख करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए, सॉरी 300 करोड़ रुपए, 3 लाख गलती से निकल गया, 300 करोड़ रुपए एक दिन के, 3 दिन के एक डांस में खर्च कर देंगे उत्तर प्रदेश का पैसा, तो कैसे अर्थव्यवस्था आपकी अच्छी होगी? एक मंत्री के पीछे कम से कम 8-10 गाड़ियां रोज चलेगी, कैसे आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी? आपकी अर्थव्यवस्था ऐसी अच्छी होगी। ये आप एस्टेब्लिशमेंट के खर्च की कटौती की बात कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट की खर्च की कटौती की बात कर रहे हैं। शायद सोती जी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में एस्टेब्लिशमेंट का खर्च जो एक मानक होता है वो 50 से 55% होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 60% होना चाहिए। ये अभी हमको नहीं ज्ञात है कि कितना परसेंट है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो ये एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा लगभग 67-70% जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट का खर्च। अब उत्तर प्रदेश में कितना है बाद में सोती से पूछ लेंगे। सैयद जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन इस सवाल से रोहित जी पे मैं सवाल करूं, मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूं। एक और वादा किया गया है जो संकल्प पत्र में है, सक्षम युवा का जो मुद्दा दिया था उसमें है कि हमने पिछले 5 वर्षों में 3 करोड़ से अधिक रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए। अगले 5 वर्षों में हम हर परिवार में कम से कम 1 रोजगार अथवा स्वरोजगार का अवसर प्रदान कर देंगे।
हम इसके पहले भी, चुनाव के पहले भी डिबेट करते रहे हैं। विपक्ष का यही आरोप लगता रहा, आप सत्ता पक्ष यानी आप लोगों का यही कहना था कि मैंने इतना दिया है, लेकिन विपक्ष ये कहता रहा कि नहीं, ये झूठ परोसा जा रहा है और इतने लोगों को रोजगार नहीं मिला है। शायद सैयद जी इत्तेफाक रखते हो, हम आपसे उत्तर लेंगे। सैयद जी। देखिए सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सैयद जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ आ रही। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे किए हैं, आपको याद होगा बहुत पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बहुत बड़े मीडिया हाउस में, जिसमें नितिन गडकरी साहब थे और वहां से महाराष्ट्र के भी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे कर लिए थे। तो वहां उन्होंने कहा कि आपने वादे तो इतने बड़े कर लिए हैं, लेकिन आप सरकार आ जाएगी तो क्या इन वादों को पूरा करेंगे आप? तो नितिन गडकरी ने खुद हंस के कहा कि चलो वादे कर लेते हैं, कौन सी हमारी सरकार आई जा रही है। लेकिन बाद में चुनाव हुआ, उनकी वापस सरकार आ गई, तो फर्नांडीज साहब ने पूछा कि भाई हमने वादे कर लिए, सरकार आ गई, कैसे वादे पूरे करेंगे? तो उन्होंने हंस के कहा कि देखो, जनता कौन से वादे याद रखती है, तो चुनाव कौन से हम लोग वादों में लड़ते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो ये आपके नितिन गडकरी जी जो भारत के बहुत ही जिम्मेदार पद में परिवहन मंत्री हैं, उनका इंटरव्यू था, उन्होंने खुद हंसता मजाक उड़ाया था। और हमारे अमित शाह जी ने जब उनको उससे पूछा गया था कि 15 लाख जो आपने कहा था अकाउंट में आने वाला है, तो उन्होंने कहा था तो जुमला है, इसका कोई हकीकत से कोई वास्ता नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी आप जहां भी इलेक्शन लड़ी है, जहां जहां उसने वादे किए हैं, कोई भी चुनाव वादा जो है भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पूरा नहीं किया है। वो एक सामाजिक उन्माद बना के धर्म जाति की राजनीति करके जो है वो चुनाव जीतना चाहते हैं। उनका चुनाव जीतने का फार्मूला कुछ और है। उनका चुनाव जीतने का फार्मूला जो है वो संकल्प पत्र ला के वो वादे पूरे करने वाला नहीं है। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही है जिन्होंने जितने वादे गारंटी करी थी, 70 जो वादे किए थे, 70 वादे दिल्ली में सारे पूरे किए हैं। और उन्होंने गारंटी वर्ड का इस्तेमाल किया कि हम ये जो कह रहे हैं वो करेंगे। और जैसे ही आपने देखा पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई, पूर्ण बहुमत की सरकार आई, बहुत प्रचंड बहुमत के साथ आई, वहां आते के साथ ही हमारे मुख्यमंत्री ने फौरन शपथ ली, मंत्रियों को बाद में बनाया और फौरन काम पे लग गए। वहां उन्होंने पुलिस कर्मियों की भर्ती की शुरुआत की, 25,000 गवर्नमेंट जॉब में निकाली, वीआईपी कल्चर को भी खत्म किया है जी, करने की बात कर रहे हैं। तो जो वो 5 दिन में लगातार उन्होंने बहुत बड़े बड़े जो वादे किए सब पूरे भी कर दिए, इम्प्लीमेंट भी कर दिए। एक पेंशन भी कर दी कि एमएलए को एक ही पेंशन मिलेगी, आज आपने पेपर में पढ़ा भी होगा। तो ये करना भाजपा की कहनी में कथनी में बहुत फर्क है। आपको भाजपा के सारे वादे पेपरों में अलग है, दिल्ली में कितना राजस्व आता है ये आप जानते होंगे, लेकिन पंजाब में अभी आपको बहुत कठिन चुनौती होगी ये वादे पूरे करने में। आपको भी जो वादे किए हैं पंजाब में, दिल्ली में जब शीला दीक्षित की सरकार थी, दिल्ली में जब शीला दीक्षित की कांग्रेस की सरकार थी, तब पर भी वहाँ राजस्व बहुत बड़ा था और दिल्ली तब फिर भी घाटे में थी। लेकिन हमें दिल्ली को घाटे से उबारा, फायदे में लेके आए हम। हमने दिल्ली के जो वादे किए थे ज्यादा वादे पूरे किए हैं और लोगों की जिंदगी को आसान किया है। बिजली वहाँ बहुत महंगी थी, उसको सस्ता किया है। पानी लोगों को फ्री कराया ताकि लोगों का पैसा मार्केट में खर्च हो, मार्केट की अर्थव्यवस्था बढ़े। या जो महंगाई बढ़ रही है उस महंगाई की वजह से क्या हो रहा है, जो पैसा जो है पूंजीवादियों की तरफ जा रहा है और जनता की जेब में पैसा नहीं बच रहा है, जिसका जनता मार्केट में जनता की बाइंग कैपेसिटी बहुत खत्म हो गई है। आपने देखा जीएसटी के बाद, नोटबंदी के बाद देश की अर्थव्यवस्था क्या हाल हो गया और कोरोना के बाद जो गर्द में अवस्था चली गई थी, अभी वो पुराने उनके जो उन्होंने अचीव किया था उसको अभी पूरा नहीं कर पाई है। अब उसके आगे जाने की तो बात छोड़ दीजिए आप। तो अभी भी आपने कहा, लेकिन कोरोना एक महामारी थी सैयद जी, कोरोना समाप्त होने के बाद धीरे धीरे जीडीपी भी बढ़ती जा रही है, ग्रोथ भी बढ़ती जा रही है। जीडीपी अभी पुराने लेवल पर नहीं आ पाई है। जीडीपी बढ़ तो रही, कोरोना के मुकाबले में जीडीपी बढ़ी है, लेकिन वही जीडीपी अपने पुराने स्तर को भी नहीं छू पाई है। पुराने स्तर से भी बहुत पीछे है जीडीपी। उसके लिए सरकार को बहुत काम करना है, बहुत मेहनत करनी है। सिर्फ चुनावी वादों से बातों से काम पूरा नहीं होगा। अभी आपने देखा इतने भी एक्सपर्ट हैं इकोनॉमिक्स के, जो बड़े बड़े सामने क्या कहा कि हमारी स्पीड, रिकवरी स्पीड अभी स्लो है, उसको हमें फास्ट करना होगा ताकि पुराने लेवल को टच कर पाए। जी चलिए रोहित जी, आप उसके लिए बहुत सारा पैसा पंप करना पड़ेगा, बहुत सारा पैसा मार्केट में डालना पड़ेगा सरकार को। देखिए बिल्कुल बार जनमानस को, रोहित जी सोची जी कुछ सवाल कर रहे हैं, करना विपक्षियों का चाल है। रोहित जी सोची जी कुछ सवाल कर रहे हैं। आपने सारे चुनाव जातिवाद बनाए हैं, 50,000 करोड़ का इससे पहले भी आपने बदलाव करे। एक मिनट सैयद जी आपकी बात आ गई है, सैयद जी आपकी बात आ गई, सोती जी कुछ कह रहे हैं। आपके पंजाब के मुख्यमंत्री 50,000 करोड़ का 2 साल का पैकेज मांग रहे हैं। वो क्यों मांग रहे हैं जब आपको मालूम है कि आपके मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बताया था कि हम इतने पैसे से उसको रोक लेंगे, आपका बालू पट्टे से हमारे पास आ जाएगा और हम जो है 20% के लीकेज जो होता है ठेके में
1.25 लाख करोड़ रुपए में उससे बचा लेंगे। तो चाहे आपके मुख्यमंत्री दौड़ के गए दिल्ली और 50,000 करोड़ के 1 साल नहीं 2 साल तक विशेष पैकेज मांग रहे हैं ताकि वो जो वादे किए हैं उसको पूरा कर सके आप पार्टी पंजाब में। बिल्कुल, दिल्ली की बात अलग है। जी रोहित जी। बिल्कुल साहब, हम वादे जो कर रहे हैं उसके पूरा करने की प्रतिबद्ध है, कहीं से भी हम सपोर्ट मिलने के लिए वादे पूरे करेंगे। बार बार आदत है कि आम जनमानस को अब शब्दों का प्रयोग करना है। आज जनमानस एक बार नहीं 2014 से 17, 19, 22 लगातार देश की जनता हो या प्रदेश की जनता हो, हर कोने की जनता भारतीय जनता पार्टी के सारे वादों को सपोर्ट करती है। ये हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे और कोई स्वीकार नहीं करेगा। आपने दरोगा की भर्ती नहीं की उत्तर प्रदेश के अंदर, जितनी भर्तियां नौकरियां हुई हैं वो पुरानी सरकारों में जो नौकरियां निकली थी न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद वो रखी गई। सैयद जी आपने बात कही और चुपचाप सुनते रहे। नहीं, उनकी बात को जवाब दे रहा हूं मैं। नहीं, आपने सवाल खड़े किए हैं तो उत्तर तो सुन लीजिए। संस्कार का पर्चा दीजिए जी, संस्कार का पर्चा दे। जी रोहित जी। 2014 का चुनाव हो, 2017 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो, हम सारे प्रांतों में जीतते चले आ रहे हैं। इसका ये मतलब है कि हम जो वादा पूरा कहते हैं वादा पूरा करते हैं। जीतने का वादे से पूरा करने का मतलब नहीं है। सुशासन पर चुनाव लड़े थे। देखिए, चुनाव जीतना वादा पूरा करना इसमें काफी अंतर है। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल अंतर नहीं है। अगर हम जनता के बीच में, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। रोहित जी रवींद्र जी कह रहे हैं कि बुलडोजर के दम पे चुनाव जीता आपने। रोहित जी, रवींद्र जी कह रहे हैं बुलडोजर के दम पे चुनाव जीता। बुलडोजर का मतलब सुशासन था जी। बुलडोजर का मतलब सुशासन था। एक हमारा मुद्दा था। बुलडोजर तोड़ता है, बनाता नहीं है। सुशासन बुलडोजर जमीन को समतल करता है, कुछ बनाता नहीं है। बुलडोजर एमपी भी आ गया भाई। दोनों काम करता है। जमीन को समतल भी करता है और अगर जरूरत पड़ेगी तो उखाड़ता भी है। बुलडोजर का दोनों काम होता है। हम ये वादा 2017 के पहले करके आए थे, उसको हमने पूरा किया। चलिए, और कोई भी अभी भी बुलडोजर शांत नहीं होगा। मेरा मतलब है कि अच्छा ये बताइए करेंगे, अच्छा करेंगे सर ये बताइए, वो देसी घी जो आने वाला था चुनाव जीतने के बाद, पहली बार देसी घी नहीं आया अभी तक, और गैस सिलेंडर भी उसका वादा हुआ था होली से पहले मिलेंगे, वो भी नहीं हुए। वो कहाँ मिल जाएंगे? मिल जाएंगे, वादे में है। दीपावली और होली में मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। वादे में उसको पूरा होगा, 100% पूरा होगा। आज होली का नहीं मिला सर, शपथ हुआ है। आज एक त्योहार का समय है। आज लोकतंत्र का एक त्योहार है। आज सब लोगों को उत्तर प्रदेश की जो नई सरकार गठन हुआ है हम बधाई देते हैं। चलिए, आज मैं भी बधाई देता हूँ, रोहित जी, हमारा समय समाप्त हो रहा है, हम भी बधाई दे रहे हैं। रोहित जी हमारा समय समाप्त हो रहा है, हम अभी आपको बधाई दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद जी, है ना। 2024 मेरी भी बधाई है, बधाई दे रहा है आपको। जो 2024 की जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आलोक जी ने उसमें पूरा प्रकाश डाल दिया है कि किस तरह से आप जीत के साथ हम फिर केंद्र में सरकार। ये तो मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस दिन चुनाव जीत जाती है और शपथ ले लेते हैं उसके नेता मंत्रीगण, उसी दिन से अगले चुनाव की वो सोचने लगते हैं, प्लानिंग बनाने लगते हैं। बाकी दलों में मैंने देखा है कि 5-6 महीने पहले, साल भर, लेकिन वो पूरे 5 साल प्लानिंग बनाते हैं। खासकर आपके जो अभी नए चाणक्य हैं वो पूरे 5 साल बनाते हैं। खैर, बहुत बहुत बधाई, लेकिन जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित जी आपका, सैयद जी आपका, सोती जी आपका, रविंद्र जी आपका, हमें ऐसा चर्चा में शरीक होने के लिए, हमें अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी हो गई है। वहीं इस बार भी 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। इसमें केशव प्रसाद मौर्य पुराने हैं, तो वहीं दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक अब उप मुख्यमंत्री हैं। दिनेश शर्मा के अलावा सतीश महाना, रमापति शास्त्री, जय प्रताप सिंह, श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह, मुकुट बिहारी वर्मा समेत कई ऐसे नाम हैं जो इस बार टीम योगी का हिस्सा नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी संगठन इन्हें संतुष्ट करने के लिए क्या करता है। वहीं योगी सरकार जनता की उम्मीदों पर किस तरह से और कितना खरा उतरती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।